शांत हॉल में हर कोई मो चेंग को घूर रहा था, जिसकी गर्दन को काले लबादे वाले व्यक्ति ने आसानी से पकड़ लिया था। हर कोई उस पल अनजाने में अपनी लार निगल रहा था। अभी 10 मिनट पहले वो जिया मां साम्राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर हावी होने की एक बड़ी योजना की रूपरेखा तैयार कर रहा था। हालांकि 10 मिनट बाद उसकी जान भी आसानी से किसी और की हथेली में समा गई। जिस तरह से सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया था, उससे हॉल में मौजूद हर किसी को घटनाओं के मोड़ पर अत्यधिक अविश्वास हुआ। हालांकि चाहे वो भावना कितनी भी अवास्तविक क्यों न हो, उनकी आंखों में दिखाई देने वाली सच्चाई ने सभी को काफी क्रूर तरीके से बताया कि ये मो कबीले का पहला बुजुर्ग जल्लाद मो, जिसकी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में काफी मजबूत प्रतिष्ठा थी, इस बार किसी और के हाथ का खिलौना था। काले लबादे के नीचे से निकलने वाले मोटे ठंडे शब्दों को सुनकर हॉल में मौजूद हर किसी के दिल में अचानक एक अकथनीय खुशी महसूस हुई। चाहे जो भी हुआ हो, अगर मो कबीले को वाकई मो चेंग, इस केंद्रीय स्तंभ को खोना पड़ा, तो ये छोटी ताकतें भविष्य में मो कबीले के नियंत्रण से खुद को छुड़ाने का अवसर ले पाएंगी। हालांकि मो कबीले के पास हॉल में काफी सहयोगी थे, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति सहायता प्रदान करने के लिए आगे नहीं आया। सर, कृपया दया करें। जैसे ही काले वस्त्र पहने व्यक्ति अपने हाथ में मो चेंग को अपनी हथेली से कुचलकर मारने की तैयारी कर रहा था, हॉल में अचानक एक चीख सुनाई दी। ये चीख सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोगों ने आवाज का अनुसरण किया और अपनी निगाहें बदल ली। आखिरकार गे ये पर रुक गई जो खड़ी हो गई थी। तुरंत उनके भाव अनियमित रूप से बदलने लगे। सभी के ध्यान का केंद्र होने के कारण गे ये के बूढ़े चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। ईमानदारी से कहें तो मो चेंग के बेहद असहाय भाग्य को देखने के बाद वो स्वाभाविक रूप से अपना सिर बाहर नहीं निकालना चाहता था। हालांकि कोई इसे चाहे जो भी कहे, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय मो कबीले का समर्थन था। ये एक ऐसी बात थी जो हर कोई जानता था। अगर अज्ञात पृष्ठभूमि का यह रहस्यमयी काला वस्त्रधारी व्यक्ति सिर्फ मो चेंग को सबक सिखाना चाहता, तो गे ये उसे रोकने के लिए बाहर नहीं आता। हालांकि अब स्थिति को देखते हुए काला वस्त्रधारी व्यक्ति स्पष्ट रूप से हत्या करने का इरादा रखता था। इस बिंदु पर आकर गे ये अब और चुपचाप नहीं बैठ सकता था। आखिरकार अगर उसने मो चेंग को अपने सामने मारे जाने दिया, तो भविष्य में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में लौटने पर उसे फटकार लगने की संभावना नहीं है। गे ये की चीख ने वास्तव में काले वस्त्रधारी व्यक्ति की हरकत को रोक दिया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना सिर घुमाया और ऊंचे मंच पर बैठे गे ये को उदासीनता से देखा। एक पीली मोटी सफेद लौ बार बार उसके बाएं हाथ पर उछल रही थी। काफी देर तक गे ये को घूरने के बाद काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने फिर से अपना सिर घुमाया। काले वस्त्र के नीचे मोटी ठंडी आंखों की एक जोड़ी पीले चेहरे वाले मो चेंग पर टिकी हुई थी और उसने ठंडे स्वर में कहा, किंग लिन को सौंप दो। सर, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। मो चेंग के होंठ कांपने लगे जब उसने कहा। उसका चेहरा थोड़ा दर्दनाक महसूस हुआ, क्योंकि उस पर बर्फीली ठंडी निगाहें चुभ रही थी। काले लबादे के नीचे मानव आकृति ने स्पष्ट रूप से आह भरी और अपना सिर हिलाया। उसका हाथ अचानक ऊपर उठा और उस पर मोटी सफेद लौ की लपटें छा गई, जिसके बाद उसने अचानक मो चेंग के दाहिने हाथ के आधार को काट दिया। हथेली के गुजरने के बाद एक कटा हुआ हाथ गिर गया। काले लबादे वाले व्यक्ति की हथेली एक तेज ब्लेड की तरह थी। मो चेंग के हाथ के आधार को काटते समय उसे जरा भी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। तुरंत उसका हाथ अलग हो गया और मो चेंग के कंधे से गिर गया। अंत में ये चमकीले लाल कालीन पर इस तरह गिरा कि आंख में छेद हो गया। काटे गए हाथ से कोई ताजा खून नहीं बह रहा था। उस पर केवल पूरी तरह से जले हुए काले निशान थे। जाहिर है, जिस क्षण काली पोशाक पहने व्यक्ति की कटी हुई हथेली गुजरी,
उस पर मौजूद उच्च तापमान ने उन रक्त वाहिकाओं को पूरी तरह से जला दिया था। हाथ के गायब होने से अचानक होने वाले दर्द ने मो चेन के चेहरे को अचानक पीड़ा में बदल दिया, जो बेहद क्रूर और भयानक लग रहा था। एक तीखी तीखी आवाज जो छिपाने में मुश्किल थी, उसके मुंह से जोर से और स्पष्ट रूप से गूंज रही थी, जिससे हॉल में मौजूद सभी लोगों के दिलों में ठंडक फैल गई। कितना क्रूर! जमीन पर अलग हुए हाथ को देखते ही सभी की निगाहें कांप उठीं। उन्होंने अपनी लार निगल ली और उनके चेहरे के भाव कुछ हद तक पीले सफेद हो गए। पलक झपकते ही ये मजबूत व्यक्ति मो चेंग, जिसका नाम जिया मा साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र को हिला देता था, वास्तव में एक अपंग बन गया था। इस तरह के पतन ने लोगों को कुछ हद तक ऐसा महसूस कराया कि वे किसी सपने में हैं। अपनी हथेली को उस जगह पर पकड़े हुए जहां उसका हाथ टूटा था, मो चेंग का शरीर बार बार कांप रहा था। उसकी झुकी हुई आंखों में पागलपन और शैतानियत झलक उठी और वो धीरे से दहाड़ा, मो कबीले के लोगों, इस कमीने को मार डालो। मो चेंग की धीमी दहाड़ सुनकर मो कबीले के आसपास के सदस्यों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे अपने दिलों में डरे हुए हो सकते थे, लेकिन मो चेंग की बची हुई शक्ति के तहत वे केवल अपने दांतों को एक साथ दबा सकते थे और भयंकर चेहरे और गुस्से से भरी दहाड़ के साथ जियो यान पर हमला कर सकते थे। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने मो कबीले के सदस्यों को झपटते हुए अनदेखा कर दिया और बस मो चेंग को उदासीनता से देखता रहा। मो कबीले के सदस्य काले वस्त्र पहने व्यक्ति से 5 मीटर की दूरी पर एक क्षेत्र में घुस गए। हालांकि जब उन्होंने फिर से अपने पैर उठाए तो उनके पैरों के नीचे से एक मोटी सफेद रंग की बर्फ की परत अजीब तरह से फैल गई और उनके शरीर को एक चमकदार पीली सफेद चमक के साथ बर्फ की छड़ों में लपेट दिया। 1 मिनट से भी कम समय में हॉल के अंदरूनी हिस्से में 10 से अधिक यथार्थवादी बर्फ की मूर्तियां कहीं से भी प्रकट हुई। तुरंत हॉल का माहौल एक बार फिर से बहुत शांत हो गया था। एक बर्फीली ठंडी भावना ने पूरे हॉल को ढक लिया, जिससे हर कोई सांस छोड़ने से भी डर रहा था। बिना किसी चेतावनी के बर्फ की नक्काशी में जमे हुए 10 से अधिक मो कबीले के सदस्यों को देखते हुए ऊंचे मंच पर नालन यानरान और जीए ने ठंडी हवा की सांस ली। काले लबादे वाले व्यक्ति के अजीबोगरीब हमलावर तरीकों और उसकी क्रूरता ने उन्हें कुछ हद तक चौंका दिया। जब हमले की एक लहर ने लगभग 10 से अधिक बर्फ की मूर्तियां पीछे छोड़ दी तो मो कबीले के सभी सदस्य जल्दी से पीछे हट गए। मो चेंग चाहे जितना भी चिल्लाता रहे, वे इतने परेशान थे कि उन्होंने फिर से जियो यान के हमलावर क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम उसे सौंपना चाहते हो या नहीं? मो चेंग की पागल चीख को अनदेखा करते हुए काले लबादे वाले व्यक्ति की आवाज अभी भी वही युवा और मधुर थी। वो उदासीन रवैया ऐसा था मानो पहले का नरसंहार उसने नहीं किया था। आप वास्तव में कौन हैं? मो चेंग ने तीव्रता से और मोटे तौर पर सांस ली। उसने अपना चेहरा उठाया, जो एक भयावह नजर से ढका हुआ था, और उसकी नजर कर्कश आवाज में बोलते हुए काले लबादे में गौर से देखने लगी। तुम मेरे बचे हुए धैर्य को भी खत्म कर रहे हो। मो चेंग के अदम्य चरित्र ने काले वस्त्र पहने व्यक्ति में कोई प्रशंसा पैदा नहीं की। उसकी धीमी आवाज में एक ऐसे व्यक्ति की अधीरता और ठंडक झलक रही थी जिसका धैर्य पूरी तरह से खत्म होने वाला था। उसकी हथेली धीरे धीरे तब तक उठाई गई जब तक कि वो खड़ी नहीं हो गई, हाथ के आकार के चाकू का रूप ले लिया। ये थोड़ा कांप रहा था और मोटी सफेद लौ उस पर उछल रही थी और बढ़ रही थी। अगर तुम मुझे मारोगे तो वो छोटी लड़की निश्चित रूप से मेरे साथ तुरंत मर जाएगी। कसकर सिकुड़ी हुई आंखों से धीरे धीरे उठाए गए हाथ को देखते हुए मो चेंग का चेहरा तेजी से विकृत हो गया। एक पल बाद वो आखिरकार इसे और सहन नहीं कर सका और चिल्लाया, किंग लिन वास्तव में अभी भी जीवित है। मो चेंग की चीख सुनकर काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने राहत की सांस ली और उसने अपने दिल में धीरे से कहा, तुम्हारे मो कबीले से कोई ऐसा व्यक्ति जो कबीले के लिए बोल सकता है, बाहर निकलो।
उस छोटी लड़की को सौंप दो जिसे तुमने पकड़ लिया है, वरना आज मैं वो कबीले को खून से नहला दूंगा। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपना सिर घुमाया और वो कबीले के लोगों के समूह की ओर धीरे से कहा। हालांकि काले वस्त्र पहने व्यक्ति के शब्द बेहद शांत थे, लेकिन वो कबीले के सदस्य जिन्होंने उसके हमलों की क्रूरता देखी थी, वे उसकी कही गई बातों की सच्चाई पर संदेह करने की हिम्मत नहीं कर पाए। तुरंत कोई ऐसा व्यक्ति था जो पीछे की ओर कूद गया और हॉल से गायब हो गया। कोई फायदा नहीं, इस मुक कबीले में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत करे। मो चेंग ने जोर से सांस ली। उसने अपनी गर्दन घुमाई, अपनी गर्दन को कसकर पकड़े हुए हथेली से बचना चाहता था। हालांकि उसकी हरकत से थोड़ी भी मदद नहीं मिली। एक और शब्द कहो और मैं तुम्हारी जीभ को जला दूंगा। मो चेंग की आंखों के सामने एक लंबा हाथ आगे पीछे चला। उस पर लगी मोटी सफेद लौ ने मो चेंग की आंखों में एक ठंडी चमक पैदा कर दी। इसके परिणाम स्वरूप उसने अपने मुंह तक पहुंचे निम्नलिखित शब्दों को निगल लिया। मो कबीले के सदस्य के गायब होने के कुछ ही समय बाद घबराए हुए चेहरों वाले लोगों का एक बड़ा समूह हॉल में उमड़ पड़ा। जब उन्होंने मो चेंग की भयानक स्थिति देखी तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। उनमें से कौन अनुमान लगा सकता था कि प्रथम एल्डर, जो आमतौर पर एक मजबूत व्यक्ति की मुद्रा में रहता था, वास्तव में इस तरह का हो जाएगा। ये सर, मैं मो कबीले का मुखिया मो लैन हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि प्रथम एल्डर ने किस तरह से आपको नाराज किया है? बढ़िया कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने 2 कदम आगे बढ़कर गहरी विनम्र आवाज में कहा। 10 मिनट में मैं किंग लिन नाम की उस छोटी लड़की को देखना चाहता हूं जिसे आपके मो कबीले ने पकड़ लिया है। अन्यथा अब मो कबीले के अस्तित्व की कोई जरूरत नहीं है। काले लबादे के नीचे बर्फीली ठंडी आवाज के साथ साथ अचानक उठी भयानक शक्ति ने हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर खौफ पैदा कर दिया। काले वस्त्र पहने व्यक्ति उसी स्थान पर खड़ा था। उसके राजसी बल के दबाव में उसके पैरों के नीचे जमीन पर अनगिनत छोटी छोटी दरारें फैल गई और काचा की आवाज आई। डू हुआंग। फैली हुई दरारों को देखते हुए नालन यानरान और जी ये, जिन्होंने एक से अधिक बार ऐसी ताकत का अनुभव किया था, अनायास ही चिल्ला उठे और उनके भाव तेजी से बदल गए। दोनों लोगों की आवाजें गुस्से से भरी गड़गड़ाहट की तरह थी, जो कमरे में मौजूद सभी लोगों के सिर के ऊपर हिंसक रूप से टकरा रही थी। उस पल उस भयावह चेहरे वाले मो चेंग को भी उदास होने से नहीं रोका जा सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह रहस्यमय काले वस्त्र वाला व्यक्ति वास्तव में डू हुआंग होगा। मिट्टी के रंग के चेहरे वाले उस भयानक बल के नीचे बार बार कांपते हुए मो कबीले के मुखिया, जिसे मो लैन कहा जाता था, के मुंह का कोना कुछ समय के लिए तेजी से हिला। छोटी लड़की, मुझे मत बताओ कि यह वही है जिसे पहले बुजुर्ग ने वापस लाया था। भगवान, इस बूढ़े ने आखिर किसका अपमान किया? उसने वास्तव में एक डू हुआंग को यहां आने के लिए मजबूर किया। सर, कृपया प्रतीक्षा करें। मैं तुरंत जाकर इस व्यक्ति को रिहा कर दूंगा। डू हुआंग के दबाव में मो लिन ने सीधे तरीके से काम किया। वो स्पष्ट रूप से समझ गया कि उसके और अन्य लोगों के पास शर्तों पर चर्चा करने की थोड़ी सी भी योग्यता नहीं है। इसलिए उसने तुरंत और जल्दी से अपना सिर हिला दिया। मो लैन, चुपचाप खड़े रहो। तुम्हें उसे रिहा करने की अनुमति किसने दी? मो चेंग ने अचानक अपना सिर उठाया और गुस्से से चिल्लाया। पहले बुजुर्ग, आप एक छोटी लड़की की वजह से हमारे मो कबीले को इतनी खतरनाक स्थिति में क्यों डालना चाहते हैं? मो चेंग द्वारा रोके जाने पर मो लैन ने कुछ गुस्से के साथ कहा। उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि उसे किंग लिन के पास ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पुपिल्स होने के तरीके के बारे में पता नहीं था। तुम्हें क्या पता, वो छोटी लड़की निश्चित रूप से। मो चेंग का चेहरा क्रूर था। हालांकि इससे पहले कि उसकी चीख पूरी तरह से शांत हो जाती, काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अचानक पलटकर देखा। एक पैर जिसमें एक भयानक शक्ति थी,
एक तेज विस्फोटक ध्वनि के साथ था, क्योंकि जियो यान ने हिंसक रूप से मो चेंग के पेट के निचले हिस्से पर लात मारी। तुरंत मो चेंग के मुंह तक पहुंचने वाले शब्दों को बलपूर्वक निगल लिया गया। अपने बाएं हाथ से अपने पेट के निचले हिस्से को पकड़े हुए एक मुट्ठी भर ताजा खून हिंसक रूप से उल्टी हो गई। मो चेंग के पैर जमीन पर घुटनों के बल टिक गए और गति से पीछे की ओर बढ़ते हुए जमीन पर रगड़ना जारी रखा, जब तक कि वो एक मजबूत मंच के खंभे से जोर से टकराया। तभी ये भयानक शक्ति समाप्त हुई। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने इस मो चेंग के प्रति अपने धैर्य की सीमा तक पहुंच गया था, जो एक घरेलू मक्खी की तरह शोर मचा रहा था। उसे हिंसक रूप से लात मारने के बाद काले वस्त्र पहने व्यक्ति के पैरों की नोक धीरे से जमीन पर दब गई। उसका आकार एक बार फिर भूत की तरह था, क्योंकि वो पीले चेहरे वाले मो चेंग की ओर बढ़ा। उसकी मुट्ठी पर मोटी सफेद लौ तेजी से जम गई। जाहिर है, इस बार वो वास्तव में जानलेवा हमला करने का इरादा रखता था। सर, हमारे मिस्टी क्लाउड सेक्ट के पतले चेहरे के कारण कृपया मो चेंग को छोड़ दें। काले वस्त्र पहने व्यक्ति की अचानक हत्या करने की मंशा को भांपते हुए गे ये के हाव भाव में अचानक बदलाव आया और उसने जल्दी से पुकारा। ऐसा लग रहा था कि काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने गे ये की पुकार नहीं सुनी। ये देखकर कि काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने रुकने का जरा भी संकेत नहीं दिखाया, गे ये का बूढ़ा चेहरा बदसूरत हो गया। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने अपने दांतों को बेतहाशा भींच लिया। उसका शरीर चमकता हुआ काले वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर बढ़ा। चले जाओ। गे ये को गोली चलाते हुए देखकर काले वस्त्र के नीचे से एक ठंडी चीख निकली। वस्त्र पहने व्यक्ति का शरीर अचानक हवा में अजीब तरह से घूम गया, जिसके बाद वो एक छाया में बदल गया जो भूत की तरह था। और जब वो उसके पास से गुजरा तो वो गे ये के कंधों से रगड़ खा रहा था। जिस क्षण दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, काले वस्त्र पहने व्यक्ति की हथेली दूसरे पक्ष की छाती पर स्पष्ट रूप से अंकित हो गई। तुरंत गे ये के चेहरे पर एक पीलापन उभर आया। उसका शरीर एक पतंग की तरह था जिसकी डोरी कट गई थी और वो पीछे की ओर उड़ रहा था। जैसे ही दोनों एक दूसरे से लिपटे, एक हल्की हवा ने काले वस्त्र पहने व्यक्ति के चेहरे को ढकने वाले कपड़े को ऊपर उठा दिया। नाजुक और सुंदर चेहरे का आधा हिस्सा उजागर हो गया और संयोग से गे ये की आंखों में एक अस्पष्ट छवि कैद हो गई। तुरंत उसका शरीर स्थिर हो गया। उसका चेहरा सदमे से भर गया। गे ये का शरीर पतझर की हवा में गिरते हुए पत्ते की तरह था, जैसे वो जल्दी से पीछे की ओर भागा हो। रास्ते में पड़ी मेजें और कुर्सियां गे ये में छिपी शक्ति के कारण चकनाचूर हो गई जब वे उसके संपर्क में आई। गे ये के पैरों की जोड़ी जमीन पर घसीटी गई, क्योंकि उसे हॉल की आधी दूरी तक पीछे धकेला गया, इससे पहले कि उसका शरीर धीरे धीरे रुक जाए। उसका कुछ पीला सफेद चेहरा अविश्वास और सदमे से ढका हुआ था। तुम, अपने मुंह के कोने से खून के निशान पोंछते हुए गे ये ने कुछ भारी सांसें ली। उसका दिल एक तूफानी समुद्र की तरह था। वो चेहरा, ये थोड़ा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? उसके दिमाग में 3 साल पहले के जियाओं कबीले के युवा स्वामी का कोमल चेहरा, जो अडिग और जिद्दी था, धीरे धीरे उसकी यादों की गहराई से उभर कर आया। जब वो उस चेहरे से मिला जिस पर उसने अभी अभी नजर डाली थी, तो थोड़ी बहुत समानता थी। असंभव। गेई की छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी, जिससे उसका दिल अचानक कांप उठा। उसने कुछ सांसें गहरी सांस में ली और एक पल बाद अपना सिर हिलाया। मैंने गलत देखा होगा। भले ही उस युवक ने अपंग होने की प्रतिष्ठा को त्याग दिया हो, लेकिन उसके लिए सिर्फ 3 साल में इस मुकाम तक पहुंचना निश्चित रूप से असंभव है। 3 साल में एक व्यक्ति जिसके पास डू जे की भी ताकत नहीं थी, उसने अपनी ताकत को डू हुआंग वर्ग तक पहुंचाया। इस तरह के शब्द कुछ ऐसे थे जिन्हें सुनकर गेई ने अपनी छाती थपथपाई और गारंटी दी कि पूरे डू क्यूई महाद्वीप में भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ऐसा कर सके।
जैसे जैसे उसकी भावनाएं धीरे धीरे शांत होती गईं, गेयी को भी उस चेहरे पर संदेह होने लगा जिसे उसने एक पल पहले क्षण भर के लिए देखा था। थोड़ा सोचने के बाद उसका दिल एक तथ्य पर दृढ़ता से विश्वास करने लगा था। उसकी दृष्टि वास्तव में और निश्चित रूप से धुंधली हो गई थी। अपने दिल में यह विश्वास करने के बाद गेयी के चेहरे पर आघात धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसने अपनी छाती पकड़ी और 2 बार खांसा। उसके मुंह के कोने से एक बार फिर खून की धार बह निकली। काले वस्त्र वाले व्यक्ति के पहले के हमले ने वास्तव में उसे काफी गंभीर चोट पहुंचाई थी। अंकल जी, क्या आप ठीक हैं? ऊंचे मंच से नालन यानरान जी ये के पास तैरती हुई आई। उसके सुंदर चेहरे पर चिंता उभर आई और उसने तत्काल पूछा, खांसी, मैं ठीक हूं। जी ये ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। जी ये के पीले चेहरे को देखते हुए नालन यानरान की भौहें ऊपर उठ गई। ये पहली बार था कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जिसने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के सदस्यों के साथ इस तरह से व्यवहार करने की हिम्मत की थी। तुरंत उसका सुंदर चेहरा ठंडा हो गया क्योंकि उसने अपनी नजर उस काले वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर फेंकी। उसने ठंडे स्वर में कहा, सर, क्या आज आपके कार्यों को मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के प्रति उकसावे के रूप में समझा जा सकता है? काले वस्त्र वाला व्यक्ति थोड़ा हिल गया। नलन यानरान को काले लबादे के नीचे से आती हुई उदासीन निगाहों का आभास हो गया। उसने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके दिल में एक रोष छिपा हुआ था। धुंधले बादल संप्रदाय को सामने लाने के अलावा तुम क्या कर सकते हो? मैं आजमो चेंग की जान जरूर लूंगा। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम कार्रवाई कर सकते हो। मुझे डराने के लिए तुम्हें धुंधले बादल संप्रदाय और यून का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वे मुझ पर काम नहीं करेंगे। काले लबादे वाले व्यक्ति ने अपनी आस्तीन थपथपाई। उसकी आवाज में कुछ उपहास और ठंडी हंसी थी। तुम? काले लबादे वाले व्यक्ति का उपहास सुनकर नलन यानरान की काली भौं पर रोष उमड़ आया। वो ठंडी हंसी, तुम एक डू हुआंग हो। मुझे लगता है कि तुम जियामा साम्राज्य में बिना किसी प्रतिष्ठा के कोई नहीं हो सकते। चूंकि तुम आजमो चेंग को मारने पर जोर दे रहे हो, इसलिए कृपया मुझे अपना नाम बताओ। भविष्य में मेरा धुंधले बादल संप्रदाय सर को ढूंढेगा और तुमसे तर्क करेगा। मेरे साथ तर्क करो। के यून को कुछ 100 लोगों को साथ लाकर तर्क करना चाहिए, है ना? काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और ताना मारते हुए हंसा। चूंकि तुमने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इतनी सारी ताकतवरों के सामने मो चेंग को मारने की हिम्मत की है, तो तुम अपना सिर क्यों छिपा रहे हो और केवल अपनी पूंछ क्यों दिखा रहे हो? तुम्हारी ताकत के साथ मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि तुम मो कबीले से बदला लेने से डरते हो, बल्कि तुम मो कबीले के पीछे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से डरते हो, है ना? नालन यानरान ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा नहीं है कि मैं हिम्मत नहीं करता, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। तुम्हें इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जल्द या बाद में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की ओर जाऊंगा। जब वो समय आएगा तो तुम स्वाभाविक रूप से मेरी पहचान से स्पष्ट हो जाओगे। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर कि काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को इस तरह से देखा, नलन यानरान ने अपने चांदी के दांतों को धीरे से और क्रूरता से काटते हुए कहा, अच्छा, चूंकि आपके पास इस तरह का साहस है, इसलिए मैं देखना चाहूंगी कि क्या आपके पास वास्तव में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय पर हमला करने का साहस है। क्या तुम्हारा काम हो गया? काला लबादा थोड़ा हिल गया। अंदर मौजूद व्यक्ति अपने कंधे उचकाता हुआ लग रहा था। अगर तुमने वो सब कह दिया है जो तुम्हें कहना था, तो कृपया शोर मचाना बंद करो। मैं हमला करने वाला हूं। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कृपया करो। हालांकि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा कि मैं तुम्हारी पहचान के कारण कोई दया नहीं दिखाऊंगा। अगर तुम नहीं चाहते कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय अपना उत्तराधिकारी खो दे, तो चुपचाप किनारे पर रहो। यह सुनकर नालन यानरान का लाल और चिकना छोटा मुंह कसकर दबा हुआ था।
उसकी भरपूर छाती थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी, एक कोण पर जो प्रलोभन से भरा हुआ था। हालांकि उसका दिल गुस्से में था, लेकिन उसके पास कोई संभावित उपाय नहीं था। इस बड़े हॉल में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस रहस्यमयी मजबूत व्यक्ति का मुकाबला कर सके। इसके अलावा दूसरा पक्ष मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से डरता नहीं था। इसलिए मो चेंग को उसकी हथेली के नीचे एक आत्मा बनते देखने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। नालान यानरान की हरकतों को अनदेखा करते हुए काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने धीरे से मुड़कर देखा। उसने मो चेंग को ठंडी निगाहों से देखा, जो खड़े होने के लिए मंच के खंभे पर निर्भर था। उसकी हथेली पर मोटी सफेद लौ कुछ बर्फीली हवा लेकर उड़ रही थी। ये देखकर कि काले वस्त्र वाला व्यक्ति जानलेवा प्रहार करने वाला था, मो कबीले के मुखिया मो लैंड का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन कुछ समय पहले गे ये और नालान यानरान के भाग्य को देखने के बाद वो इस आवेग को बलपूर्वक दबा सकता था। ये काले वस्त्र वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से गे ये की स्थिति के कारण पीछे हट गया था। हालांकि अगर वे आगे बढ़ते तो हॉल के अंदरूनी हिस्से में कुछ और बर्फ की मूर्तियां मिलने की संभावना थी। इसलिए मो लैंड काले वस्त्र वाले व्यक्ति से कुछ हद तक सुरक्षित दूरी पर खड़ा हो सकता था और बोल सकता था, सर, किंग लिन नामक उस छोटी लड़की को कुछ नहीं हुआ है जब तक आप प्रथम बुजुर्ग को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा मो कबीला आपकी शर्तों के अनुसार आपको मुआवजा देने के लिए तैयार है। मो लैंड द्वारा कहे गए शब्दों पर काले वस्त्र वाला व्यक्ति भावशून्य रहा। हॉल में सभी नेताओं की निगरानी में वो धीरे धीरे मो चेंग की ओर चला। एक हल्के अंधेरे और ठंडे हत्या के इरादे ने हॉल के अंदरूनी हिस्से को बर्फीले वातावरण में ढक दिया। उस काले वस्त्र वाले व्यक्ति को देखते हुए, जिसने उसकी परवाह भी नहीं की, मो लैंड अजीब तरह से मुस्कुराया। ऐसी पूर्ण शक्ति के दबाव में वो केवल बचाव का प्रयास करने का विचार ही छोड़ सकता था। जिसका दिल उदास था, वो केवल यही उम्मीद कर सकता था कि ये डू हुआंग, जिसके कार्य अत्यंत क्रूर थे, मो चेंग को मारने के बाद मो कबीले को साफ करना शुरू न करे। अन्यथा मो कबीला वास्तव में शीर्ष शक्ति से गिरकर एक ऐसे कबीले में आ जाएगा जिसकी रैंकिंग भी नहीं होगी। ऐसा लग रहा था कि मो चेंग भी समझ गया था कि काले वस्त्र वाला व्यक्ति उसे मारने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसलिए उसने दया की कोई बेकार भीख नहीं मांगी। उसने काले वस्त्र पहने व्यक्ति को खतरनाक तरीके से चलते हुए देखा। उसका बचा हुआ बायां हाथ अचानक थोड़ा हिल गया। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हारे शरीर पर कुछ निशान भी छोड़ दूंगा। एक भयावह मुस्कान के साथ मो चेंग ने अपने शरीर को सिकोड़ लिया, जो अचानक कांप उठा। एक भयंकर छिपी हुई शक्ति ने उसकी आस्तीन को चकनाचूर कर दिया। हवा में नंगा हाथ नसें असंख्य छोटे सांपों की तरह थी, जो बार बार धड़क रही थी। वो हाथ भी अचानक अजीब तरह से बड़ा हो गया था। मूल रूप से सामान्य नाखून भी आधे इंच तक बढ़ गए थे और उसका रंग भी अतुलनीय और अजीब तरह से काला हो गया था। वर्तमान में मो चेंग का हाथ एक इंसान के सामान्य आकार से पूरी तरह से अलग हो गया था। इसे देखने पर हाथ एक जादुई जानवर के अंग जैसा लग रहा था। धीरे धीरे उसकी बाह में एक हल्का लाल रंग उभरने लगा। एक पल बाद उसका पूरा हाथ वास्तव में पूरी तरह से लाल हो गया। जब कोई इसे देखता तो ये एक हाथ के आकार की लपटों के समूह जैसा दिखता था। पहाड़ को तोड़ने वाला हाथ। पहले बुजुर्ग ने वास्तव में रैंक 5 मैजिक बीस्ट फायरी ब्रेकिंग माउंटेन राइनोसेरोस के अग्रभागों को प्रत्यारोपित किया, जो हमारे कबीले के संग्रह में था। उसके शरीर पर मो चेंग को देखते हुए, जिसका हाथ बहुत बड़ा हो गया था, मो कबीले के सभी उच्च वर्ग के लोग अनजाने में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। मो लैंड की अभिव्यक्ति मो चेंग के हाथ को देखते ही काफी बदल गई। उसके मुंह का कोना फड़कने से खुद को रोक नहीं पाया। ये चीज कबीले की सबसे कीमती वस्तु थी और वास्तव में मो चेंग की निजी संपत्ति बन गई थी। कबीले के मुखिया के रूप में
उसके दिल में वास्तव में कुछ क्रोध था। जाओ और मर जाओ। काले वस्त्र पहने व्यक्ति को बुरी तरह घूरते हुए मो चेंग के पैर हिंसक रूप से उसके पीछे मंच के खंभे से उतर गए। उसका घुटना थोड़ा मुड़ गया क्योंकि उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह हो गया जो सीधे काले वस्त्र पहने व्यक्ति पर जा गिरा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, मो चेंग का कुछ बड़ा हाथ जमीन पर घसीटा गया। तीखी उंगलियों ने कठोर जमीन पर 5 गहरी खाइयां खोद दी। मो चेंग को देखते हुए, जिसकी ताकत अचानक बहुत भयानक हो गई थी, कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। हालांकि उन्होंने सुना था कि वो कबीले के सदस्य अपने मूल अंगों को बदलने के लिए जादुई जानवर के अंगों को प्रत्यारोपित कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा था कि प्रत्यारोपण कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। वही खड़े होकर काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने मो चेंग को देखा, जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी और खून से लथपथ थी। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से और ठंडे स्वर में कहा, क्या दयनीय साथी है। ऐसा लगता है कि जब तुमने जादुई जानवर की ताकत हासिल की है तो तुम्हारी मानसिक स्थिति धीरे धीरे जानवर की प्रकृति से खराब हो गई है। तुम्हारे तथाकथित प्रत्यारोपण का सबसे उत्कृष्ट हिस्सा एक व्यक्ति को जादुई जानवर में बदलना है जो केवल मारना जानता है ना? कमीने, जाओ और मर जाओ। मु चेंग ने अपने क्रूर चेहरे पर अपनी आंखें फैला दी। उसके पैर हिंसक रूप से जमीन पर धंस गए और उसका शरीर काले वस्त्र पहने व्यक्ति के सिर के ऊपर की ओर बढ़ गया। उसकी विशाल हथेली बैरमी से नीचे की ओर झुकी हुई थी। जिस क्षण उसका हाथ हिलाया गया, हवा वास्तव में तब तक टूट गई जब तक कि इस भयानक शक्ति से एक कान चीरने वाला विस्फोट नहीं हुआ। इस काले वस्त्र वाले व्यक्ति के पैरों के नीचे हवा में इस भयानक शक्ति के दबाव में कठोर जमीन इंच इंच दरकने लगी। अपने सिर के ऊपर बल के हिंसक हमले को महसूस करते हुए काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसने मो चेंग की नजर में काले वस्त्र के नीचे अपना नाजुक और सुंदर चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाया, जिसकी आंखें लाल थी। हालांकि उसका दिमाग उस समय पहले से ही एक जंगली अवस्था में प्रवेश कर चुका था, लेकिन जब उसने काले वस्त्र वाले व्यक्ति के स्पष्ट युवा जैसे चेहरे को देखा तो मो चेंग की लाल आंखों में एक अविश्वासपूर्ण झटका अनायास ही उभर आया, जिसे छिपाना मुश्किल था। यह खत्म हो गया है। नाजुक और सुंदर चेहरा भावहीन था क्योंकि उसने चौंके हुए मो चेंग को देखा। उसने धीरे से अपनी हथेली उठाई। उस पर मोटी सफेद आग की लपटें थोड़ी थोड़ी तड़प रही थी। एक पल बाद वो अचानक बाहर निकल आई, जैसे कि उसे किसी आग फेंकने वाले हथियार से दागा गया हो। भयानक मोटी सफेद आग हवा में उछली और मो चेंग को अपने भीतर लपेट लिया। सबके देखते देखते मो चेंग के शरीर की सतह पर अचानक एक मोटी सफेद बर्फीली परत उभर आई जो आग की लपटों से घिरा हुआ था। पलक झपकते ही उसने उसे पूरी तरह से एक सजीव बर्फ की मूर्ति में लपेट लिया। हड्डी को ठंडा करने वाली लौ, अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड का मिश्रण। जब ये अत्यधिक गर्म होती तो ये सब कुछ जला देती, जब ये अत्यधिक ठंडी होती तो ये जमीन को जमा देती। हवा से बर्फ की मूर्ति कमजोर तरीके से नीचे उतरी। उस पर अभी भी मौत से ठीक पहले उसके चेहरे पर सदमे और क्रूरता को देखा जा सकता था। काचा, बर्फ की मूर्ति जमीन पर गिरी और कई लोगों की नजरों के सामने फट गई। उसके भीतर लाश भी नहीं बची थी। जब सबकी नजर चमकीले कालीन पर धीरे धीरे पिघलती सफेद बर्फ पर थी तो हॉल के अंदर मौत जैसा सन्नाटा था। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने पिघलती हुई सफेद बर्फ को उदासीनता से देखा। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी नजर काले रंग के डोपिंग से गुजरी और धीरे धीरे उस खामोश हॉल में चली गई। टीएल डोपिंग एक शंक्वाकार पुआल की टोपी जिसके सिरे पर एक लंबा कपड़ा लगा होता है। कपड़ा व्यक्ति के चेहरे को छुपाता है। हालांकि उसकी नजर काले रंग के डोपिंग से अलग थी, लेकिन जिस भी जगह पर उसकी नजर जाती वहां मौजूद हर व्यक्ति का हाव भाव अचानक बदल जाता
और उसकी गर्दन सिकुड़ जाती। कई नजरें डर से भरकर इधर उधर चली गई, क्योंकि वे बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर घूम रहे थे। अब वे काले वस्त्र पहने व्यक्ति को देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। नालन यानरान ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। कालीन पर धीरे धीरे पिघलती बर्फ को देखते हुए उसका सुंदर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसका प्यारा शरीर थोड़ा कांप रहा था। इस्मो कबीले के पहले बुजुर्ग, जो अभी 1 घंटे पहले तक अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं बना रहे थे, के सामने अभी एक भी लाश नहीं बची थी। इन दो अलग अलग दृश्यों ने लोगों को यह विश्वास करने में कठिनाई पैदा कर दी कि वास्तव में क्या हुआ था। नालन यानरान ने ठंडी हवा की गहरी सांस ली। उसने धीरे धीरे अपने दिल में चल रहे उतार चढ़ाव को शांत किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे भी कहे, वो 3 साल के प्रशिक्षण के बाद उस भावुक युवा लड़की से बहुत दूर थी। उसके सुंदर चेहरे पर पीलापन धीरे धीरे दूर हो गया। उसकी सुंदर आंखें काले वस्त्र पहने व्यक्ति को घूरती रहीं और बोली, चाहे आप कोई भी हो, आपके और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बीच एक दुश्मनी पैदा हो गई है। मो चेंग के पास मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को डू हुआंग के साथ संघर्ष करने के लिए योग्यता नहीं थी, लेकिन मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की प्रतिष्ठा कीमत के लायक है। आज आपने हमारे साथ साथ उत्तर पूर्वी ताकतों के इतने सारे नेताओं के सामने मो चेंग को मार डाला है। अगर हम मिस्टी क्लाउड संप्रदाय इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं, तो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय पर निर्भर रहने वाली अन्य ताकतें बहुत निराश होंगी। काले लबादे के नीचे की निगाह ने चुपचाप नालन यानरान को देखा, जो वास्तव में उसके बल के दबाव को खारिज कर सकता था। काफी देर बाद उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और धीरे से कहा, तुम्हारा मिस्टी क्लाउड संप्रदाय और मैं जल्द ही या बाद में विपरीत आधार पर खड़े होंगे। भले ही आज मैंने मो चेंग को नहीं मारा होता, फिर भी मैं भविष्य में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की ओर जाता। जब वो समय आएगा तो हमारी दुश्मनी और भी गंभीर हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे इन शब्दों का मुझ पर कोई असर नहीं है। तुम कौन हो? काले लबादे वाले व्यक्ति के शब्दों को सुनकर नालन यानरान की भौहें धीरे से आपस में चिपक गई और वो अनजाने में चिल्ला उठी, भविष्य में तुम्हें पता चल जाएगा। काले लबादे वाले व्यक्ति ने उदासीनता से जवाब दिया। तुरंत उसने नालन यानरान को अनदेखा कर दिया, पीछे मुड़ा और धीरे धीरे मो कबीले के सदस्यों की ओर चला गया, जिनके चेहरे पर शोकपूर्ण भाव थे। उस व्यक्ति को सौंप दो। काले लबादे वाले व्यक्ति ने मो लैन से 2 मीटर की दूरी पर अपने कदम रोक लिए। उसकी आवाज बर्फ की तरह उदासीन थी। इसमें कुछ हत्या की मंशा थी जो अभी तक गायब नहीं हुई थी, जिससे मो लान का दिल शब्दों के पीछे के निहितार्थ को स्पष्ट रूप से समझ गया और वो थोड़ा कांप उठा। अगर वह और बाकी लोग और देर करते तो अगला व्यक्ति जो बर्फ में बदल जाता वो संभवतः वे खुद होते। सर, वो व्यक्ति तुरंत यहां आ जाएगा। जवाब देते समय मो लान की आवाज थोड़ी कांप उठी। उसके कदम कांप उठे और वो 2 कदम पीछे हट गया। फिर वो चुपचाप सहज महसूस करने लगा। 5 मिनट। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने मो रान के पीछे हटने को नजरअंदाज कर दिया। जब उसने 2 शब्द बोले तो उसकी आवाज में बर्फ जम गई, जिसके बाद वो हॉल में चुपचाप खड़ा एक लकड़ी के खंभे की तरह था। ये 2 शब्द सुनकर मो लान के मुंह का कोना कुछ बार मुड़ गया, जिसके बाद उसने जल्दी से मो कबीले के एक सदस्य को इशारा किया और चिंतित चेहरे के साथ उसे जल्दी से जाने और प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा। विशाल बड़े हॉल में लाल रंग की सुलेख कला थी, जो उत्सव को दर्शाती थी, जो अभी भी विशाल स्तंभों पर लटकी हुई थी। हालांकि इस समय इस उत्सव के लाल रंग ने हॉल में मौजूद हर किसी को इसे देखने के लिए कड़वाहट से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। यह संभावना थी कि एक बार दिन खत्म हो जाने के बाद मो कबीले ने जो अभी अभी एक खुशी का कार्यक्रम मनाया था, उसे अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। बड़े हॉल के चारों ओर कई निगाहें घूम रही थी। जब निगाहें लापरवाही से हॉल के बीच में खड़े काले लबादे वाले व्यक्ति पर घूम रही थी,
तो उनके दिल हिंसक रूप से कांप रहे थे। वो कबीले का पहला बुजुर्ग जिसने उन्हें तब तक दबाया था जब तक कि उनका गुस्सा खत्म नहीं हो गया था, वो इस और भी भयानक अस्तित्व के हाथों में आने पर नरम मिट्टी के ढेर की तरह था। अगर बाद वाला गूंधना चाहता था तो वो गूंधता था। पहले बुजुर्ग में विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। इस तरह का मजबूत व्यक्ति स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ उनके वर्ग के लोग संपर्क में आ सके। फिलहाल वे सभी चुपचाप अपने दिल में अनुमान लगा रहे थे कि इस मो चेंग ने जियामा साम्राज्य के शिखर पर खड़े इस मजबूत व्यक्ति को आकर्षित करने और उसके द्वारा मारे जाने के लिए कितने कुत्ते के मल पर कदम रखा होगा। टीएल दुर्भाग्य। हॉल में सभी मानव सिर हिल रहे थे, लेकिन थोड़ी सी भी आवाज नहीं थी। अजीब दृश्य ने बड़े हॉल को बेहद डराने वाले माहौल से भर दिया। मौके पर खड़े होकर काले वस्त्र पहने व्यक्ति का सिर थोड़ा मुड़ गया। उसकी आंख के कोने से बची हुई रोशनी डूपेंग से गुजरी और आखिरकार छत के बीम पर खड़ी अस्पष्ट काली छाया की ओर बह गई। उसने बाद वाले की ओर सिर हिलाया। यह दर्शाता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। हाइबो डोंग छत के बीम पर खड़ा था और नीचे से काले वस्त्र पहने व्यक्ति की छिपी हुई निगाह को महसूस किया। वो एक पल के लिए झिझका और सिर भी हिलाया। हालांकि जब उसने सिर हिलाया तो काले वस्त्र के नीचे का बूढ़ा चेहरा अनजान और अनिश्चित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक पल पहले उसे नीचे के हॉल में छिपी एक बेहद अस्पष्ट क्यूई का हल्का सा आभास हुआ था। हालांकि यह एहसास एक बेहद अस्पष्ट एहसास था। अस्पष्टता की सीमा ऐसी थी कि खुद हाइबो डोंग भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सके। काले वस्त्र पहने व्यक्ति को दूसरे काले वस्त्र के नीचे हाइबो डोंग की अनिश्चित अभिव्यक्ति का पता नहीं चला। जैसे ही वो कुछ मिनटों तक चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा था, उसके हाथ पर गहरे काले रंग की अंगूठी अचानक थोड़ी हिल गई। अंगूठी का कंपन बहुत हल्का हो सकता है, लेकिन ये काले वस्त्र पहने व्यक्ति की नजर से नहीं बच पाया। उसने तुरंत स्तब्ध और नरम आवाज में पूछा, गुरु, ये क्या है? सावधान रहें, किसी अज्ञात कारण से मुझे कुछ हद तक परिचित गंध का एहसास हो रहा है। याओ लाओ की पुरानी आवाज कुछ गंभीर और अनिश्चित थी, क्योंकि ये जियाओ यान के दिल में गूंज रही थी। ओ, तुम्हारा क्या मतलब है? ये सुनकर जियाओ यान कुछ पल के लिए शून्य हो गया। उसने स्तब्ध होकर कहा, एक परिचित गंध? जिस क्षण आपने मेरी आध्यात्मिक शक्ति उधार ली थी और विस्फोट किया था, उस समय वो गंध जो मूल रूप से पूरी तरह से छिपी हुई थी, उसमें कुछ हलचल थी। अन्यथा मुझे डर है कि मैं भी इसे नहीं खोज पाऊंगा। याओ लाओ की गहरी आवाज ने कहा, इसके अलावा ये गंध मुझे एक परिचित एहसास देती है। हो सकता है कि जो कोई भी हो, उसने अतीत में मुझसे संपर्क किया हो। याओ लाओ के शब्दों को सुनकर जियाओ यान का दिल अचानक कांप उठा। काले लबादे के नीचे चेहरे पर कुछ आश्चर्य उभर आया। जियाओ यान को अतीत में याओ लाओ की ताकत के बारे में निश्चित नहीं था। हालांकि वो कम से कम इस बात से निश्चित था कि उस समय याओ लाओ डू क्यूई महाद्वीप के पिरामिड के शिखर पर एक मजबूत व्यक्ति था। उस समय याओ लाओ के संपर्क में रहने के लिए व्यक्ति की ताकत निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे कम करके आंका जा सके। उस समय मैं शायद ही कभी जिया मां साम्राज्य के मजबूत लोगों के संपर्क में आया था। इसलिए मुझे लगता है कि अज्ञात पृष्ठभूमि का ये व्यक्ति किसी ऐसे मजबूत व्यक्ति से संबंधित होना चाहिए जो डू क्यूई महाद्वीप में घूमता हो। लेकिन किसी अज्ञात कारण से वो वास्तव में इस जिया मां साम्राज्य में आया था और खुद को इस मोक कबीले में छिपा लिया था। वो वास्तव में क्या चाहता है? याओ लाओ ने सोचा। उसकी ताकत कैसी है? जियाओ यान ने अपनी भौहों को कसकर दबाया और अपने दिल में सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मुझे यकीन नहीं है। अब मैं उसे केवल अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं। मैं ये भी नहीं पहचान पा रहा हूं कि वो वास्तव में कौन है। याओ लाओ ने जवाब देते समय हल्का सिर दर्द महसूस किया। चाहे कुछ भी हो,
सावधान रहना, किंग लिन के आने का इंतजार करना और उसे जल्दी से ले जाना। ठीक है। जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसके चेहरे पर कुछ गंभीरता उभरी। उसकी आंखों के कोने से बची हुई चमक काले लबादे की मदद से लोगों से भरे हॉल में अस्पष्ट रूप से फैल गई। हालांकि उसे इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। तुरंत उसके दिल में सतर्कता धीरे धीरे बढ़ गई। 5 मिनट तेजी से बीत गए। आखिरी क्षण में चिंतित चेहरे वाले मोलान ने उस मानव आकृति को देखा जो उसकी नजर के किनारे दिखाई दी थी, और राहत की सांस ली। कुछ मानव आकृतियां जल्दी से हॉल में घुस गई। वो कबीले के 3 सदस्यों की पीठ पर हरे रंग के कपड़े पहने एक छोटी लड़की अपनी चौंकी हुई आंखों को खोल रही थी, क्योंकि वो डरपोक ढंग से इस विदेशी वातावरण को देख रही थी। बड़े हॉल में हर किसी की निगाहें इस दयनीय हरे कपड़े पहने छोटी लड़की को घूर रही थी। उनके दिल कुछ हद तक स्तब्ध थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस डू हुआंग के लड़ाई शुरू करने का कारण वास्तव में ये छोटी लड़की थी, जिसका रूप काफी सुंदर था। किंग लिन को देखते हुए, जो थोड़ी पतली और पीली थी, लेकिन अन्यथा उसे कोई गंभीर समस्या नहीं थी, जियो यान ने राहत की लंबी सांस ली। उसकी आस्तीन के नीचे उसकी कसकर बंद मुट्ठियां बहुत अधिक ढीली हो गई थी। सर, ये वो छोटी लड़की है जिसे फर्स्ट एल्डर ने रॉक डेरोट सिटी से पकड़ा था। इस अवधि के दौरान हमने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मोरान ने सावधानी से किंग लिन को नीचे उतारा और बेचैनी से जियो यान के पास चला गया। वर्तमान किंग लिन ने जियो यान को नहीं पहचाना, इसलिए जब उसने देखा कि मोरान उसे काले लबादे वाले व्यक्ति के पास ले जा रहा है, तो उसके छोटे से चेहरे पर तुरंत बेचैनी उभर आई। वो एक पल के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन मोरान से हाथ मिलाने में भी असफल रही। किंग लिन को देखकर, जिसे ले जाया जा रहा था, जियो यान ने राहत की सांस ली। उसने अपना हाथ बढ़ाया और किंग लिन को प्राप्त करना चाहा। तभी शांत हॉल में एक परिवर्तन हुआ। धमाका। जब जियो यान ने अपना हाथ बढ़ाया, तो उसके बगल से अचानक एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। तुरंत कठोर जमीन अचानक फट गई। अनगिनत विशाल हरे रंग के पेड़ की शाखाएं जमीन के नीचे से बाहर निकली, जिसके बाद वे बिजली की तरह एक साथ जुड़ गई। पलक झपकते ही उन्होंने एक लकड़ी का पिंजरा बना लिया, जिसमें जियो यान को कसकर बंद कर दिया गया। अचानक हुए इस परिवर्तन के कारण बड़े हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, जिसमें नालन यानरान भी शामिल थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा होगा जो इस डू हुआंग पर हमला करने की पहल करेगा। जब सभी हैरान थे, तब एक हल्के हरे रंग की मानव आकृति जो हॉल में एक खंभे के पास नौकर की तरह खड़ी थी, जहां सभी के सिर हिल रहे थे, अचानक बाहर निकली। हरे रंग की मानव आकृति की गति इतनी तेज थी कि डर लगने लगा। पलक झपकते ही वो चौंके हुए मोरान के सामने आई, अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसे पीछे खींच लिया और किंग लिन को अपनी छाती में दबा लिया। तुम भागना चाहते हो? हरे रंग की मानव आकृति ने किंग लिन को पकड़ लिया। उसके पैर की नोक जमीन पर दब गई और वो तेजी से इस जगह से चली गई। हालांकि लकड़ी के पिंजरे के भीतर से एक मोटी सफेद लौ निकली। एक पल में इसने पिंजरे को पूरी तरह से जला दिया। एक नरम चीख के साथ जियो यान के पैरों में एक क्रूर बल था, जो हिंसक रूप से हरे रंग की मानव आकृति के सिर पर लात मारता था। जियो यान के क्रूर हमले को महसूस करते हुए हरे रंग की मानव आकृति ने अपना हाथ हिलाया। एक विशाल लकड़ी का खंभा अचानक जमीन से ऊपर उठा। चूरा हर जगह उड़ने लगा। इसने जियो यान के हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया। जियो यान को रोकने के बाद हरे रंग की आकृति का शरीर बीच हवा में अजीब तरह से मुड़ गया और हॉल के बाहर की ओर उछल गया। बूढ़े हैं, उसे रोको। हे, वास्तव में कोई था। जैसे ही हरे रंग की मानव आकृति दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी, मुख्य द्वार पर ठंडी हवा बहने लगी। एक पल में ये एक मोटी बर्फ की ढाल में बदल गई, जिसने मुख्य द्वार को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया।
हरे रंग की मानव आकृति के पैर के अंगूठे ने धीरे से बर्फ की ढाल पर दबाव डाला, इससे पहले कि वो कुछ हद तक असहाय होकर पीछे हट जाए। उसका शरीर एक खंभे के शीर्ष पर कूद गया और उसकी निगाह ऊपर छत के बीम पर है वो डोंग की ओर चली गई। वो एक कोमल स्वर में हंसा, गे गे हंसी, दो डू हुआंग। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि इस जिया मा साम्राज्य में इतने सारे छिपे हुए मजबूत लोग हैं। हालांकि मैं इस छोटी लड़की में बहुत दिलचस्पी रखता हूं और उसे आसानी से जाने नहीं दूंगा। बड़े हॉल में जियाओ यान बिजली की तरह एक और खंभे के शीर्ष पर कूद गया। उसने ठंडी निगाह से हरे कपड़े पहने महिला को देखा जो अपना रूप छिपा रही थी। उसकी दोनों हथेलियों के बीच मोटी सफेद लपटें तेजी से उठ रही थी। विशाल हॉल के भीतर 3 राजसी ताकतें हिंसक रूप से उमड़ पड़ी। जब हॉल में मौजूद सभी लोगों ने छत की बीम पर खड़े 3 लोगों को देखने के लिए अपना सिर उठाया तो उनके चेहरे पर स्तब्धता छा गई। विशाल स्तंभों के शीर्ष पर 3 मानव आकृतियां खड़ी थी। उनके राजसी और प्रभावशाली तरीके से इतना दबाव पड़ रहा था कि सभी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बड़े हॉल में नलन यानरान और जी ये ने स्तंभ पर 3 मानव आकृतियों को चौंकते हुए देखा। तीनों लोगों के प्रभावशाली तरीके को देखकर यह स्पष्ट था कि वे सभी डू हुआंग वर्ग के थे। इस तरह के वर्ग के ये बेहद मजबूत लोग कुछ ऐसे थे जिन्हें नलन यानरान ने अपनी हैसियत के बावजूद शायद ही कभी देखा हो। हालांकि इस समय उनमें से 3 अचानक मुख कबीले के हॉल में प्रकट हुए थे। उनके द्वारा लाए गए सदमे ने सीधे नलन यानरान की मानसिक शक्ति को भी चकनाचूर कर दिया, जो काफी मजबूत थी। मुझे जल्द से जल्द इस मामले की रिपोर्ट शिक्षक को देनी चाहिए। ये विचार नलन यानरान के दिल में कौंध गया। उसने जी ये के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक ऐसी गंभीरता देखी जो पहले कभी नहीं थी। 3 डू हुआंग जिया मां साम्राज्य को उलट पुलट करने के लिए पर्याप्त थे। खंभे के ऊपर खड़ी जियाओ यान ने हरे कपड़े पहने महिला को ध्यान से देखा। हालांकि उसका चेहरा हरे रंग के धागे से ढका हुआ था जिसने उसके रूप को ढक रखा था। हरे कपड़ों के नीचे उसका सुंदर और प्यारा शरीर सभी के दिलों में यह समझ पैदा कर रहा था कि महिला का रूप इतना भयानक नहीं होगा। इस समय इस रहस्यमय हरे कपड़े वाली महिला ने बार बार संघर्ष कर रहे किंग लिन पर धीरे से अपना हाथ फेरा, जिसे वो अपने सीने से लगाए हुए थी। तुरंत संघर्ष कर रहे किंग लिन बेहोश हो गए। हे लिटिल फेलो, तुम आराम कर सकते हो। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। हरे कपड़े वाली महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए किंग लिन के छोटे चेहरे को धीरे से रगड़ा। उसके बाएं हाथ ने धीरे से बाद वाले को अपने सीने से लगाया और अपना सिर ऊपर उठाया और जियाओ यान और हैबो डोंग को देखा, जिन्होंने उसे दोनों तरफ से घेर लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि 2 डू हुआंग आकर्षित होंगे तो मैं बहुत पहले ही कार्रवाई कर देती। मो कबीले की प्रत्यारोपण तकनीक उतनी रहस्यमय नहीं है जितनी मैंने सोचा था। मैंने इसे थोड़ा गुप्त रूप से सीखा भी था। यह वास्तव में घाटे का सौदा है। हरे कपड़े वाली महिला की बातें सुनकर मोरान और नीचे मौजूद अन्य लोगों के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। मो कबीले को जिस गुप्त तकनीक पर इतना गर्व था, वो वास्तव में इस रहस्यमयी महिला ने बिना किसी को बताए चुपके से सीख ली थी। ये ऐसा था जैसे चोर मुर्गी चुराकर खा जाए। हालांकि बाद में चोर ने मालिक पर मुर्गी पालने का आरोप लगाया, जिसका स्वाद अच्छा नहीं था। हरे कपड़े वाली महिला के इस डाकू तर्क ने वास्तव में मो कबीले के कई सदस्यों को इतना क्रोधित कर दिया कि उन्होंने अपनी आंखें घुमाई। हालांकि चाहे उन्होंने अपनी आंखें घुमाई हो, वे आगे बढ़कर दूसरे पक्ष से तर्क करने की हिम्मत नहीं कर पाए। आखिरकार एक मजबूत व्यक्ति जिसके साथ डू हुआंग को भी गंभीरता से पेश आना पड़ा, वो ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ तर्क करने की क्षमता या योग्यता उनके मुख कबीले में नहीं थी। इसलिए उनके चेहरे काले पड़ गए
और बिना कोई आवाज किए इस कड़वे फल को निगल गए। तुम कौन हो? तुम किंग लिन का अपहरण क्यों करने की कोशिश कर रही हो? जियो यान ने हरे कपड़े वाली महिला को देखा और उसकी लबादे के नीचे की आंखें सिकुड़ गई। क्या इस छोटे से साथी का नाम किंगलिन है? हाँ, ये काफी अच्छा नाम है। हरे कपड़े वाली महिला हंसी। उसकी नाजुक उंगलियों ने सावधानी से किंगलिन की पलकें अलग की और पुतली के चारों ओर धुंधले 3 छोटे काले बिंदुओं को गौर से देखा। फिर उसने संतुष्टि के साथ अपना सिर हिलाया और धीरे से बुदबुदाया। ये वास्तव में ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पुपिल्स थे। ऐसा लगता है कि बाई या की इंद्रियां गलत नहीं हुई है। टीएल, बाई या का अर्थ सफेद दांत भी है। हरे कपड़े वाली महिला द्वारा किंगलिन की पलक खोलने के कार्य ने जियाओ यान के मुंह के कोने को कई बार कांपने पर मजबूर कर दिया। अब वो ये भी समझ गया था कि ये रहस्यमयी महिला भी किंगलिन की ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पुपिल्जा को निशाना बनाने आई थी। हरे कपड़े वाली महिला द्वारा खुद को प्रकट करने के बाद याओ लाओ चुप रहा। ऐसा लग रहा था कि वो चिंतित था कि अगर वो जियाओ यान के साथ संवाद करना जारी रखता है तो उसका अस्तित्व पता चल जाएगा। जियाओ यान ने इसे स्पष्ट रूप से समझा, इसलिए उसने अपने दिल में दूसरे व्यक्ति की पहचान के बारे में पूछताछ नहीं की। जब आपकी क्यूई पहले भड़की थी तो मुझे एक परिचित भावना क्यों महसूस हुई? मुझे मत बताओ कि हम अतीत में संपर्क में आ चुके हैं। हरे कपड़े वाली महिला ने अचानक अपना सिर उठाया और जियाओ यान को घूर कर देखा। उसकी भौहें थोड़ी खड़ी थी क्योंकि उसने संदेहपूर्ण तरीके से पूछा, क्या ऐसा है? एक अनिर्णायक लापरवाह उत्तर दिया गया। जियाओ यान की ठंडी आवाज ने कहा, चाहे आप कोई भी हो, कृपया किंगलिन को मुझे वापस कर दें, अन्यथा मेरे दोस्त और मुझे उसे जबरदस्ती छीनना होगा। हाँ, ये छोटी लड़की मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए उसे आपको सौंपना असंभव है। हरे कपड़े वाली महिला हंसी और अपना सिर हिलाया। उसकी नजर जियाओ यान और हैबो डोंग से गुजरी और वो धीरे से हंसी। हालांकि आप दोनों भी डू हुआंग हैं, लेकिन आपके लिए मुझे रोकना कुछ हद तक असंभव है। करो। हरे कपड़े वाली महिला के पिछले शब्दों को सुनकर जियाओ यान ने जरा भी संकोच नहीं किया। एक धीमी चीख सुनाई दी और अचानक उसके शरीर के भीतर से अशांत मोटी सफेद लौ उठी। तुरंत हॉल का तापमान अचानक बढ़ गया। जियाओ यान का पैर अचानक खंभे के शीर्ष पर पड़ा। तुरंत उसके पैर की उंगलियों से कई दरारें तेजी से फैलने लगी। अंत में ये वास्तव में जमीन तक फैल गई। विशाल खंभा एक पल में अस्थिर हो गया था। प्रक्षेपण बल उधार लेते हुए जियाओ यान का शरीर हरे कपड़े वाली महिला की ओर गोली की तरह फटा। जिस क्षण जियाओ यान की कोमल चीख निकली, हाइबो डोंग ने भी बिजली की तरह काम किया। उसकी हथेली ने ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए तेजी से हाथ की मुहरें बनाई। तुरंत उसके सामने ठंडी हवा जम गई। खाली जगह में 10 से अधिक तीखे हिमखंड बन गए, जो किसी व्यक्ति की जांघ जितने मोटे थे। बर्फ के टुकड़ों की नोक पर एक घुमावदार ग्लिफ था, जिससे ऐसा लग रहा था कि इसमें और भी ज्यादा मारक शक्ति है। हाइबो डोंग ने धीरे से अपना हाथ हिलाया। 10 से ज्यादा बड़े हिमखंड अलग अलग दिशाओं में निकले। ये पूरे इलाके में फैल गया और पूरी तरह से उस जगह को ढक लिया जहां से हरी रंग की महिला बच सकती थी। जैसे ही उसका शरीर हवा में उछला, जियाओ यान की मुट्ठी, जिसमें मोटी सफेद लौ थी, एक ध्वनि बूम और गर्मी के साथ उसने हिंसक रूप से हरी कपड़े वाली महिला पर प्रहार किया। जियाओ यान आगे और हाइबो डोंग पीछे, हरी कपड़े वाली महिला, जिस पर दोनों दिशाओं से हमला किया गया था, एक पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने अपना पैर जमीन पर पटका। एक खड़खड़ाहट की आवाज के बाद उसके पैरों के नीचे लकड़ी के खंभे से अचानक एक बड़ी लकड़ी की दीवार निकली। उसी समय हरी कपड़े वाली महिला का दाहिना हाथ बाहर की ओर फैल गया। उसकी उंगलियों से 5 पन्ना रंग के कांटेदार ऊर्जा चाबुक निकले। जैसे जैसे लंबे चाबुक नाचते गए, उसने उसके पूरे शरीर को अपने भीतर छिपा लिया। वे हिमखंड
जो तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, वे एक तरफ गिर गए। जियो यान ने मुक्का मारकर लकड़ी की दीवार को चकनाचूर कर दिया। उसका घुटना थोड़ा मुड़ गया और उसका शरीर धनुष के आकार में बदल गया। एक पल बाद वो अचानक ऊपर उठ गया। बिजली की तरह वो हरे कपड़े वाली महिला के सिर के ऊपर था, जो छत को तोड़कर भागने का इरादा रखती थी। जियो यान का शरीर हवा में लुढ़क गया। उसके पैर ने हिंसक रूप से घूमने से बल का इस्तेमाल किया और एक भयंकर हवा की आवाज के साथ हरे कपड़े वाली महिला के कंधों पर जोर से मारा। धमाका! जियो यान ने पहले वार में ही लक्ष्य को मारा। हालांकि काले लबादे के नीचे उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी खुशी नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने महसूस किया कि जिस चीज पर उसने प्रहार किया था वो कोई मानव शरीर नहीं था। इसके बजाय ये नरम सड़ी हुई लकड़ी का एक टुकड़ा था। इसके अलावा सड़ी हुई लकड़ी ने वास्तव में उससे निकलने वाले बल का कुछ हिस्सा परावर्तित कर दिया, जिससे जियो यान का शरीर थोड़ा अस्थिर हो गया। जियामा साम्राज्य के लोग वास्तव में विवेकशील होना पसंद नहीं करते। हिंसा की ओर ऐसी प्रवृत्ति। कोई आश्चर्य नहीं कि महाद्वीप के सभी ताकतवर लोग कहते हैं कि तुम लोग असभ्य हो। हर एक कपड़े वाली महिला जियाओ यान द्वारा मारे जाने से कुछ असंतुष्ट थी। उसकी दाहिनी मुट्ठी मुड़ी हुई थी और एक राजसी हरे रंग की ऊर्जा ने जियाओ यान की छाती को निशाना बनाया और आगे की ओर उछाला। जियाओ यान के दोनों हाथ उसकी छाती के सामने क्रॉस हो गए और मोटी सफेद लौ उठी, जो ऊर्जा स्तंभ के अधिकांश हिस्से को झेल गई। हालांकि दूसरे पक्ष के हमले से जियाओ यान को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन ऊर्जा स्तंभ में निहित बल ने फिर भी जियाओ यान को दूर धकेल दिया। ये जिया मां साम्राज्य की सीमाओं के भीतर है, इसलिए मैं तुम दोनों से लड़ना नहीं चाहती। हालांकि मेरे लिए इस कम समय में तुम दोनों को मारना असंभव है, लेकिन अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम इतने अच्छे नहीं हो। हर एक कपड़े वाली महिला ने बिगड़े हुए तरीके से हंसते हुए जियाओ यान को देखा, जिसे एक तरफ धकेल दिया गया था। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अचानक उसके शरीर से एक ऐसी ताकत निकली जो हाईबोर्ड डोंग से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। तुरंत हॉल की मोटी छत फट गई, लकड़ी के टुकड़े और टाइलें बिखर गई, जिससे बाहर नीला आसमान दिखाई देने लगा। हाँ, अलविदा। आप दोनों निश्चिंत रहें कि मैं इस छोटी लड़की को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं वो कबीले की घृणित प्रत्यारोपण तकनीक जैसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। हर एक कपड़े पहने महिला हंसी। पन्ना रंग के डू क्यू पंख तेजी से उसके पीछे बने और उसके बाद वो आसमान की ओर उड़ गई। रहस्यमयी बर्फ की ढाल। रूप। हॉल से भागने की चाहत रखने वाली उस हरे कपड़े वाली महिला को देखकर हाईबोर्ड डोंग ने धीरे से चिल्लाया। तुरंत छत के चारों ओर की ऊर्जा में तेजी से उतार चढ़ाव हुआ। ठंडी हवा बिजली की तरह इकट्ठा होने लगी, जिसने लोगों को डरा दिया। अंत में यह वास्तव में एक बर्फ की ढाल में इकट्ठा हो गई, जो कम से कम 10 मीटर चौड़ी थी। नीचे हैरान निगाहों के सामने इसने छत को ठीक से ढक लिया। क्या शक्तिशाली बर्फ डू की हुई है। हालांकि सिर्फ तुम्हारी 2 सितारा डू हुआंग शक्ति के साथ ये मुझे रोकने के लिए अपर्याप्त है। हर एक कपड़े वाली महिला बर्फ की ढाल के सामने आने पर मंद मन हंसी, जो कुछ हद तक भयावह होने की हद तक विशाल थी। उसके दाहिने हाथ ने बिजली की तरह हाथ की मुहरें बनाई। जैसे ही उसने मुहरें दिखाई, उसके चारों ओर का स्थान तेजी से हिलने लगा और पलक झपकते ही 100 से ज्यादा हरे रंग के नुकीले लकड़ी के खंभे हवा में दिखाई दिए, जिसके बाद वे एक अतुलनीय क्रूर बल लेकर बर्फ की ढाल पर हिंसक रूप से टूट पड़े। काचा। हरे रंग के लकड़ी के खंभों की निरंतर लहरों के साथ टकराने के कारण कठोर बर्फ की ढाल पर धीरे धीरे दरारें फैल गई। अंत में ये एक धमाके के साथ फट गया। अलविदा। जिस क्षण बर्फ की ढाल टूटी, हरे कपड़े वाली महिला ने अपना सिर जियाओ यान की ओर झुकाया, जो हमला कर रहा था, और लाड़ प्यार से हंसा। उसने अपने पंखों की जोड़ी फड़फड़ाई और बाहर निकल गई। एक काले चेहरे के साथ
जियाओ यान ने उस महिला को देखा जो तेजी से आसमान में ऊपर उठ रही थी। उसके बड़े बैंगनी बादल के पंख फैले हुए थे। वो घुमा, हाइबो डोंग का सामना किया जो एक खंभे पर चढ़ गया था, और धीरे से चिल्लाया, पीछा करो। एक बार जब उसने ऐसा कहा तो जियाओ यान ने अपने पंख फड़फड़ाने में बढ़त ले ली। एक विशाल पक्षी की तरह वो क्षितिज की ओर भागा और हरे रंग की मानव आकृति का पीछा किया। एक लकड़ी के खंभे के शीर्ष पर खड़े होकर हाइबो डोंग ने जियाओ यान को देखा, जिसने जल्दी से पीछा किया था और असहाय रूप से अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। वो अपने दिल में थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। हालांकि अभी अभी उनके पिंसर हमले को संभालने में हरे कपड़े वाली महिला थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन हाइबो डोंग ने स्पष्ट रूप से समझा कि महिला की ताकत उन दोनों में से किसी से भी अधिक मजबूत थी। अगर ये अतीत में होता तो हाइबो डोंग के चरित्र को देखते हुए वो निश्चित रूप से जियाओ यान को अत्यंत महान शक्ति वाले रहस्यमय मजबूत व्यक्ति के खिलाफ जाने में मदद नहीं करता। हालांकि आज जियाओ यान ने एक आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल निकाली थी और उसे, जो कभी बर्फ सम्राट था, पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया था और जियाओ यान का निजी सेनानी बन गया था। इसलिए अगर हाइबो डोंग जल्दी से अपनी चरम शक्ति को पुनः प्राप्त करना चाहता था तो हाइबो डोंग के पास जियाओ यान का बारीकी से पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए अपने दिल में थोड़ा संकोच करने के बाद हाइबो डोंग केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था और पीछा करने से पहले अपने बर्फ के पंखों की जोड़ी को बुला सकता था। जैसे ही हाइबो डोंग हवा में उछला, पूरे हॉल में फैली राजसी शक्ति आखिरकार धीरे धीरे गायब होने लगी। हॉल में सभी के चेहरे सुन्न थे, क्योंकि वे उस ठोस हॉल को देख रहे थे जो तब तक नष्ट हो गया था जब तक कि ये पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो गया था। उनके चेहरे अनायास ही कांप रहे थे। क्या ये डू हुआंग के बीच लड़ाई से होने वाली हानिकारक शक्ति थी? क्या ये बहुत भयानक नहीं था? गंदे हॉल में सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। धीरे धीरे उनके दिलों में एक उत्साहपूर्ण गर्मी बढ़ी। आज के बाद इन तीन रहस्यमयी डू हुआंग्स की लड़ाई की बात संभवतः पूरे जिया मां साम्राज्य में एक पल में फैल जाएगी। जहां तक उनका सवाल है, वे पहले समूह थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से डू हुआंग्स के बीच लड़ाई देखी थी। चाहे कुछ भी हो, उनके पास भविष्य में दूसरों के सामने शेखी बघारने के लिए पूंजी होगी। नालन यानरान ने अपना सुंदर चेहरा ऊपर उठाया। नीले आसमान को देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति बार बार बदल रही थी। काफी देर बाद उसने अपनी आस्तीन को धीरे से हिलाया, मुड़ी और हॉल से बाहर चली गई। चलो अंकल जी, अब हमें यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तुरंत जाकर टीचर को इसकी सूचना देनी चाहिए और उनसे इन तीन रहस्यमयी मजबूत लोगों की पहचान की जांच करवानी चाहिए। नालन यानरान की लंबी पीठ को देखते हुए जी ये एक पल के लिए झिझका। उसने टूटी हुई छत को देखने के लिए अपना सिर उठाया। पहले की काली पोशाक के नीचे की क्षणभंगुर झलक एक बार फिर उसके दिमाग में कौंध गई। ये निश्चित रूप से जियाओ कबीले का बदमाश नहीं हो सकता। गे यी ने गहरी सांस लेते हुए अपने दांतों को जोर से भींच लिया। उसने अपने दिल की गहराई में छिपे हुए कुछ हास्यास्पद विचार को कसकर दबा दिया, जिसके बाद वो पलटा और हॉल से बाहर चला गया। नीले आसमान में तीन राजसी और प्रभावशाली प्राणी उड़ते हुए गुजरे। इस भयावह और प्रभावशाली तरीके से नीचे यान शहर में तुरंत हलचल मच गई। बहुत से लोग जो डूशी वर्ग या उससे ऊपर के थे, उदास चेहरे के साथ अपने सिर उठाए और आसमान में गिरते सितारों की तरह उड़ते हुए मानव आकृतियों को देखा। उनके पैर कांपने से नहीं बच सके। इन तीन डू हुआंगों का प्रभावशाली तरीका जिया मां साम्राज्य में बहुत कम देखा गया था। बहुत कम लोग जो अभी तक एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंचे थे, ऐसे बल के दबाव को महसूस करने की योग्यता रखते थे। इन तीन प्रभावशाली ताकतों के दबाव में शहर के भीतर तेजी से अशांति फैलने लगी। अशांति के ऊपर और भी अधिक संख्या में लोग
जो काफी मजबूत थे, एक पल के लिए स्तब्ध होने के बाद उन्माद और उत्तेजना के साथ छतों पर चढ़ गए, जिसके बाद वे पिस्सू की तरह उत्साहित थे। शहर की छतों पर चक्कर लगाते हुए वे दूर से 3 राजसी और प्रभावशाली उपस्थितियों का पीछा कर रहे थे। बहुत से लोगों के दिल में ऐसे वर्ग के बेहद ताकतवर लोगों के प्रति बहुत सम्मान था। ऐसे उच्च स्तर के लोगों के बीच लड़ाई निस्संदेह डूशी या दाडूशी वर्ग के लोगों के प्रति बहुत आकर्षण रखती थी। विशाल शहर के भीतर कुछ सौ काली परछाइयां तेजी से आगे बढ़ने लगी। वो गति कुछ हद तक भयावह और शानदार थी। ऊपर आसमान में जियाओ यान का चेहरा काला पड़ गया था, क्योंकि वो अपने सामने हरे रंग की मानव आकृति पर टिका हुआ था। उसकी पीठ पर पंखों की जोड़ी तेजी से फड़फड़ा रही थी और उसके सामने से एक तेज हवा चल रही थी, जो उसके शरीर पर ब्लेड की तरह काट रही थी और उसे थोड़ा दर्द महसूस करा रही थी। जियाओ यान से कुछ ही दूर हाई बोट डोंग करीब से पीछा कर रहा था। वर्तमान में एक बर्फीली ठंडी सफेद रंग की डू क्यूई उसके शरीर को ढक रही थी। उसके सिकुड़े हुए हाथ पर सफेद चमकीली तीखी बर्फ की सिल्लियां उसकी उंगलियों के सिरों को ढक रही थी। जैसे ही वो थोड़ा मुड़ी, मोटी ठंडी शक्ति की लहरें निकली। उसने अपना सिर उठाया और भौहें सिकोड़ते हुए हरे कपड़े पहने उस महिला को देखा, जिसकी उड़ान की गति बहुत तेज थी। कुछ देर सोचने के बाद उसकी हथेलियां अचानक सील बनाने लगी। उसके शरीर में बर्फ की ठंडी डू क्यूई तेजी से बहने लगी। उसके शरीर से बाहर निकल गई और 100 मीटर दूर हवा में मौजूद बर्फ जैसी ऊर्जा को नियंत्रित करने लगी। जब कोई डू हुआंग वर्ग में पहुंचता है, तो वो पहले से ही अपने शरीर में मौजूद डू क्यूई का इस्तेमाल युद्ध के दौरान प्राकृतिक ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित करने के लिए कर सकता है। उसके बाद कोई इन ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सकता है और एक अतुलनीय रूप से भयानक शक्ति को मुक्त कर सकता है। यही कारण था कि केवल डू हुआंग के पास ही एक विनाशकारी शक्ति थी, जो लोगों को भयभीत करती थी। एक डू जे का प्रशिक्षण पहले शरीर को प्रशिक्षित करने से शुरू होता है। शरीर को शिखर तक पहुंचने तक प्रशिक्षित करने के बाद उसके शरीर में मौजूद डू क्यूई उसी आत्मीयता की प्राकृतिक ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होने में सक्षम होगा और अंततः इसे नियंत्रित करने के उद्देश्य को प्राप्त करेगा। लगभग बिना किसी अपवाद के सभी डू जे ने इस क्षेत्र के प्रति अपने दिलों में सम्मान और लालसा दोनों महसूस की। इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले एक व्यक्ति 10 को रोक सकता है, 100 को रोक सकता है, 1000 को रोक सकता है, लेकिन एक व्यक्ति की ताकत हमेशा एक बिंदु पर पहुंचती है जब वो समाप्त हो जाती है। केवल प्राकृतिक ऊर्जा को नियंत्रित करने के क्षेत्र में पहुंचने पर ही एक व्यक्ति द्वारा 10,000 का सामना करने का विचार दर्पण में फूल के पानी में चांद की तरह एक भ्रम नहीं हो सकता। किंवदंती के अनुसार जब किसी की ताकत डू झोंग या डू शेंग वर्ग तक पहुंच जाती है, तो वो केवल अपना हाथ उठाकर आकाश को ढहा सकता है, जमीन को तोड़ सकता है, पहाड़ों को गिरा सकता है और समुद्र को उलट सकता है। ये केवल एक भ्रम नहीं लगता था। जब कोई उस क्षेत्र में पहुंचता है, तो वो एक ही विचार से बिजली को बुला सकता है और मैग्मा को ऊपर उठा सकता है। जैसे शुरू हुआ था, वैसे ही अंत होगा। दसियों हजार सैनिक राख में बदल जाएंगे। बेशक कुछ भी कभी भी निरपेक्ष नहीं था। कुछ मजबूत लोग भी थे जिन्होंने प्राकृतिक ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होने का अवसर छोड़ दिया। उन्होंने बार बार अपने शरीर को मजबूत करने का विकल्प चुना। एक बार जब वे अपने भौतिक शरीर को प्रशिक्षित कर लेते हैं, तो वे अपने मुक्कों और लातों से जमीन को तोड़ सकते हैं और अंतरिक्ष को चकनाचूर कर सकते हैं। उनकी विध्वंसक शक्ति प्राकृतिक ऊर्जा को नियंत्रित करने से कम नहीं होगी। इसके बजाय ये और भी अधिक हो सकती है। हालांकि सिर्फ अपने शरीर को मजबूत करने से प्रशिक्षण की कठिनाई की सीमा पहले की तुलना में और भी अधिक होगी। इसके अलावा अपने शरीर को प्रशिक्षित करने से होने वाला तीव्र दर्द उन लोगों के लिए वास्तव में मुश्किल बना देता है जिनका मन दृढ़ नहीं होता। रहस्यमयी क्रिस्टल कांटा दीवार। हवा में धीमी चीख सुनाई दी।
इसके तुरंत बाद हरे कपड़े पहने महिला के सामने 10 मीटर की दूरी पर जगह कुछ हद तक विकृत होने लगी। तुरंत एक सफेद रंग का कोहरा तेजी से दिखाई दिया और बिजली की तरह हवा में इकट्ठा होकर लगभग 70 से 80 फीट चौड़ी बर्फ की एक मोटी परत बन गई। इसके अलावा कुछ मीटर लंबे हिमखंड मोटी बर्फ की परत की सतह पर घनी तरह से जमा थे। कोई कल्पना कर सकता है कि अगर कोई इससे टकरा जाए तो शायद उसे अपने भाग्य के बारे में अच्छा महसूस न हो। आसमान में विशाल बर्फ की परत के अचानक प्रकट होने से नीचे चल रहे कई लोगों की भी सांसें थम सी गई। उनके चेहरे तुरंत और भी अधिक उन्मत्त हो गए। ये हर डूजे के मन में शक्ति के प्रति सम्मान और तड़प थी। अचानक दिखाई देने वाली बर्फ की परत को देखते हुए हर एक कपड़े पहने महिला कुछ गुस्से में थी और उसने सूंघते हुए कहा। स्पष्ट रूप से उसके पीछे करीब से पीछा कर रहे 2 लोगों ने उसे थोड़ा अधीर कर दिया था। मेरे लिए ब्रेक। बेहोश किंग लिन को गले लगाते हुए हर एक कपड़े पहने महिला ने अचानक अपने दाहिने हाथ से अपने सामने खाली जगह पर जोर से धक्का दिया। अचानक एक पन्ना चमक आसमान में फैल गई। हरे रंग की बेलें अजीब तरह से हर जगह उभर आई। बेलें दिखाई देने के बाद वे एक दूसरे के चारों ओर मुड़ने और लिपटने लगी। सिर्फ 10 सेकंड से ज्यादा समय में अनगिनत बेलें वास्तव में एक हरे रंग की मुट्ठी में लिपट गई, जिसका आकार लगभग 40 से 50 फीट था। विशाल मुट्ठी एक ऊर्जा चमक से ढकी हुई थी, जिसके बाद ये एक चीख की आवाज के साथ अचानक मोटी बर्फ की परत से टकराई। जिस भी जगह से ये गुजरी, तीखे हिमखंड धमाके के साथ टूट गए। धमाका। आसमान में एक विस्फोट की आवाज आई। पन्ना रंग की विशाल मुट्ठी ने विशाल बर्फ की परत को तब तक कुचला जब तक कि एक बहुत बड़ा छेद दिखाई नहीं दिया। हवा में ऊपर से आ रही धमाके की आवाज और बर्फ के ठंडे टुकड़ों के गिरने की आवाज सुनकर नीचे मौजूद लोगों के दिल कई बार कांप उठे। उनमें से हर किसी ने अपने दिल में अस्पष्ट रूप से अनुमान लगाया। तुरंत वे ये महसूस करके चौंक गए कि विशाल मुट्ठी में निहित ऊर्जा संभवतः यान शहर के द्वार को सीधे एक मुक्का मारकर तोड़ सकती है। क्या भयानक ताकत है। नीचे मौजूद लोगों के समूह के साथ साथ जियाओ यान और हाईबो डोंग आसमान में ऊपर की ओर टूटे हुए बर्फ की परत को देखते हुए दिलों में आश्चर्य से कराह उठे। हरे कपड़े पहने महिला का शरीर बिजली की तरह खाली छेद से बाहर निकला। उसी समय उसका हाथ अचानक पीछे की ओर लहराया। तुरंत एक विशाल हरे रंग की ऊर्जा वाली मुट्ठी छेद से बाहर निकली और हिंसक रूप से जियाओ यान की ओर टूट पड़ी। जियाओ यान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से उस तीव्र दबाव वाले बल का अनुभव किया। उसकी दाहिनी मुट्ठी अचानक आगे की ओर बढ़ी। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने मुट्ठी को अपनी ओर धकेला, इससे पहले कि एक बहुत बड़ा मोटा सफेद लौ का खंभा बाहर निकल आए। मोटा सफेद लौ का खंभा ऊर्जा मुट्ठी से जोर से टकराया। जब विशाल ऊर्जा मुट्ठी जियाओ यान के 10 मीटर के भीतर आ गई, तो एक मोटी सफेद बर्फ की परत तेजी से फैल गई और मुट्ठी को अपने भीतर लपेट लिया। जियाओ यान का उड़ता हुआ शरीर शॉट से गुजरा। उसके पैरों ने धीरे से उस विशाल मुट्ठी को दबाया जो बर्फ में बदल गई थी, और एक छिपी हुई शक्ति उस पर स्थानांतरित हो गई। तुरंत विशाल ऊर्जा मुट्ठी एक धमाके के साथ फट गई। जब ठंडी बर्फ सभी दिशाओं में फैल गई, जियाओ यान का शरीर बिजली की तरह बर्फ की परत के छेद से बाहर निकल गया। तुरंत वो अचानक रुक गया, क्योंकि उसने चुपचाप हरे कपड़े पहने महिला को देखा जो अचानक उड़ना बंद कर चुकी थी। जियाओ यान के रुकने के बाद उसके पीछे है वो डोंग भी उसके पास आ गया। वह जियाओ यान के कंधों के पास रुक गया और सामने वाली महिला को देखा। ठंडी हवा उसकी हथेलियों के बीच निकली और बाहर निकल रही थी। हरे कपड़े वाली महिला को घूरते हुए हाईबो डोंग ने अपना सिर झुकाया और जियाओ यान को देखा। उसने नरम आवाज में पूछा, उसने भागना क्यों बंद कर दिया है? मुझे नहीं पता,
जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। उसकी नजर हरे कपड़े वाली महिला से कभी नहीं हटी थी। एक पल चुप रहने के बाद उसने अपना मुंह खोला और कहा, तुम्हारी ताकत वाकई बहुत बड़ी है। हम दोनों में से किसी एक के साथ भी तुम्हें रोकना मुश्किल हो सकता है। दुर्भाग्य से हम दो हैं। किंग लिन को सौंप दो। हम भी तुम्हारे साथ संघर्ष में नहीं आना चाहते। जियाओ यान ने गहराई से कहा, ऐसा नहीं चलेगा। ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपल्स को खोजने के लिए मैंने दशकों तक खोज की है। अब जब मैं सौभाग्य से एक से मिल गया हूं, तो तुम दोनों के डू हुआंग होने की बात भूल जाओ। भले ही दो और हों, मैं निश्चित रूप से जाने नहीं दूंगा। हरे कपड़े वाली महिला ने अपना सिर हिलाया। उसके लहजे से ऐसा नहीं लगा कि चर्चा की कोई गुंजाइश थी। उसे पकड़ो। जैसे ही उसने हरे कपड़े वाली महिला को उदास नजरों से देखा, जियाओ यान का धैर्य भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। उस पल उसने टालमटोल नहीं की। एक धीमी चीख के साथ वे दोनों एक बार फिर से भयंकर हमले करने के लिए तैयार हो गए। अगर मुझे ये चिंता न होती कि यहां और ज्यादा समय तक रहने से जिया मां साम्राज्य के ताकतवर लोग आकर्षित हो जाएंगे, तो तुम दोनों के होते हुए तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, भले ही हम एक दूसरे का सामना करें। हरे कपड़े वाली महिला हंसते हुए कुछ हद तक घमंडी थी। दुर्भाग्य से हम वास्तव में जिया मां साम्राज्य में हैं। जियाओ यान ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी हथेली में मोटी सफेद लौ बढ़ती हुई उग्रता के साथ तड़प रही थी। उसका शरीर आगे की ओर झुका हुआ था और पहले से ही हमला करने के लिए सेना तैयार कर रहा था। ये सही है, अब हम जिया मां साम्राज्य में हैं, इसलिए मैं भी अभिमानी नहीं बनूंगा और तुम दोनों से अकेले नहीं लड़ूंगा। हरे कपड़े पहने महिला ने अफसोस से अपना सिर हिलाया और अपनी नाजुक उंगली हरे धागे और मुंह में डाल दी। तुरंत ही एक तेज सीटी बजने लगी, जिसमें एक अजीब सी ध्वनि तरंग थी। होंग। सीटी बजने के कुछ ही समय बाद दूर के जंगल से अचानक दहाड़ने की आवाज आई। तुरंत ही एक बहुत बड़ा जानवर जो लगभग 100 फीट लंबा था, अचानक आसमान में उड़ गया और क्षितिज के उनके क्षेत्र में उड़ गया। इसकी विशाल काली छाया ने जमीन के एक बड़े हिस्से को ढक लिया। विशाल जानवर का शरीर बहुत लंबा था। एक नजर में यह सांप के आकार के जादुई जानवर जैसा लग रहा था। इस जादुई जानवर की उड़ान की गति इतनी तेज थी कि इसने लोगों को चौंका दिया। जैसे ही इसकी विशाल पूंछ मुड़ती और झूलती, जानवर टेलीपोर्ट होता हुआ दिखाई देता। बस कुछ ही हरकतों में यह हरे कपड़े पहने महिला के काफी करीब था। जैसे ही विशाल जानवर पास आया, उसका पूरा रूप आखिरकार जियाओ यान और दूसरों की आंखों में समा गया। तुरंत उन्होंने अनजाने में और धीरे से ठंडी हवा की सांस ली। इस विशाल जानवर को शायद अधिक सटीक रूप से विशाल सर्प कहा जाना चाहिए। इसका शरीर अत्यंत विशाल और पूरी तरह से काला था। काले रंग के बीच अजीब दिखने वाली कई चमकदार रेखाएं थी। विशाल सर्प के शरीर के दोनों तरफ वास्तव में 8 काले पंख थे, जिन पर बैंगनी रंग के निशान थे। इसके सिर पर एक गहरे काले रंग का सर्पिल पैटर्न वाला सींग था, जबकि सींग की नोक पर एक हल्की बैंगनी चमक चमक रही थी। जाहिर है, इसमें एक घातक जहर छिपा था। इसके सिर पर हल्की चमकदार रंगीन रेखाएं अस्पष्ट रूप से एक मुकुट का आकार बनाती थी। त्रिकोणीय आकार की आंखों के भीतर इसका चरित्र जानवर जैसा नहीं था। इसके बजाय ये मनुष्यों की तरह चतुराई और चालाकी से भरा था। 8 पंखों वाला काला सर्प सम्राट। विशाल काले सर्प की उपस्थिति को देखते हुए हैबो डोंग का चेहरा बदल गया और वो अनायास ही चिल्ला उठा। हैबो डोंग की कुछ हद तक चौंकने वाली चीख सुनकर जियो यान का दिल थोड़ा कांप उठा। उसके दिल के भीतर से जानकारी उभरी। 8 पंखों वाला काला नाग सम्राट, एक प्रकार का अत्यंत प्रतिभाशाली अनोखा जानवर। यह रैंक 3 मैजिक बीस्ट, 2 पंखों वाला काला नाग का विकास है। तीसरी रैंक से शुरू करते हुए
हर बार जब ये एक रैंक ऊपर उठता तो इसके पास पंखों की एक अतिरिक्त जोड़ी होती। जब ये 8 पंख प्राप्त कर लेता तो ये 8 पंखों वाला काला नाग सम्राट बन जाता, जिसका भयंकर नाम पूरे डू क्यूई महाद्वीप में प्रसिद्ध है। अरे, रैंक 6 मैजिक बीस्ट! मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस महिला का वास्तव में कोई साथी होगा। जियाओ यान का दिल अचानक डूब गया जब उसने उदास चेहरे वाले विशाल काले नाग को देखा। उसने नहीं सोचा था कि ये डू हुआंग श्रेणी का 8 पंखों वाला काला नाग सम्राट हरे कपड़े पहने महिला का घोड़ा था। एक बार जब ये एक निश्चित श्रेणी में पहुंच गया तो 8 पंखों वाला काला नाग सम्राट पहले से ही एक ऐसी बुद्धि रखता था जो किसी इंसान से कम नहीं थी। सम्राट जैसी उसकी अहंकारी प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से उसे किसी ऐसे इंसान के आगे झुकने नहीं देगी जो उसके बराबर का ही हो। दूर आसमान में हरे कपड़े पहने महिला और विशाल 8 पंखों वाला काला नाग सम्राट धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। तुरंत 2 भयावह शक्तियां क्षितिज पर आ गई, जिससे आलसी बादल इस समय टुकड़ों में बिखर गए। इस बार ये परेशानी भरा होने वाला है। इन 2 भयावह शक्तियों को महसूस करते हुए जियाओ यान और हाइबो डोंग के चेहरे पर अचानक उदासी छा गई।